प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले सभी वीडियो तक में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। इस चैप्टर 2 में अब तक एरे पढ़ लिया है, एरे की टाइप्स हमने पढ़ ली है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने एरे में एड्रेस कैलकुलेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, 1D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन और 2D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन, वहाँ तक का पढ़ लिया है। अभी उसी क्रम में हम इसी चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है स्ट्रिंग। तो आज स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। ये चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है हमारा। स्ट्रिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास में डाटा टाइप्स पढ़ी थी, सी लैंग्वेज की डाटा टाइप्स। तो उन डाटा टाइप्स में एक कैटेगरी थी प्राइमरी या प्रिमिटिव बोलो या सिंपल बोलिए या फंडामेंटल डाटा टाइप्स बोलिए, जिसमें इंट था जो 2 बाइट का था, फ्लोट था वो 4 बाइट का था, और वहाँ पर एक और डाटा टाइप थी कैरेक्टर, जिसका कीवर्ड था CHAR, है ना। तो CHAR कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए कीवर्ड होता है। ये कैरेक्टर डाटा टाइप जो है 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है, और अगर हम इस कैरेक्टर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लो मैंने एक कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया कैरेक्टर CH, तो इस CH में एट ए टाइम एक किसी कैरेक्टर को स्टोर करवाया जा सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर। जैसे देखिए, मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल CH लिया, तो इस CH में मैं किसी एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट से मतलब हुआ, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर का मतलब होता है ऑल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, प्लस ऑल डिजिट्स 0 to 9, प्लस ऑल स्पेशल सिंबल। ये सारे कैरेक्टर्स में ही काउंट किए जाते हैं। आपको मालूम होगा, आपने ASCII भी पढ़ा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो ASCII, टोटल ASCII वैल्यूज़ वहाँ पर आपके सामने थी। ASCII कोड, ASCII वैल्यूज़ जो कैरेक्टर्स के लिए होती है ना। जैसे कैपिटल A से कैपिटल Z की जो है वो 65 से 90 होती है ना, इस तरह से। तो सबकी अलग अलग ASCII वैल्यूज़ होती है। स्मॉल S स्मॉल Z की भी होती है एक सीरीज़, है ना। और ऐसे ही फिर आपका वो कोई भी स्पेशल सिंबल ले लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टार लिया है, तो ये भी एक कैरेक्टर है। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगी, जब भी किसी भी कैरेक्टर को लिखते हैं ना, सिंगल कैरेक्टर को, तो उसको सिंगल कोड में लिखते हैं, अदरवाइज़ वो कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। ये ऐसे लिखना चाहिए, ये कैरेक्टर लिखे हैं। तो इसका भी कोई ना कोई ASCII वैल्यू है, इसका भी ASCII वैल्यू है। कोई भी सिंबल ले लो, प्लस का है ना, डॉट का भी कोई ना कोई ASCII वैल्यू है, सबका ASCII वैल्यू होता है। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट जो है उसमें ओनली कैरेक्टर्स का मतलब आप अल्फ़ाबेट से नहीं लेंगे। कैरेक्टर्स का मतलब ऑल स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, प्लस all digits 0 to 9, plus all special symbols, these are included in characters. Yes, तो जब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो उस वेरिएबल में हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे इस CH में मैंने एक कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाया, तो अब देखिए मैंने कैसे लिखा, सिंगल कोड में लिखा। ये ऊपर जो है कि कॉमा लगता है, इसको बोलते हैं सिंगल कोड या सिंगल कोटेशन, ठीक है। और जैसे ही इस CH में मैं अब ये नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने अब मान लो यहाँ पर X स्टोर करवा दिया, तो अब वो वहाँ से A डिस्ट्रॉय हो गया और अब वहाँ पर X पड़ा है। और कैरेक्टर की जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है ना। एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर उसमें स्टोर करवाया जा सकता है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की क्या नीड है या स्ट्रिंग क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी वर्ड और सेंटेंस, ऐसा कह सकते हैं। मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है। 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स, 1D एरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जैसे सेट की बात हो गई तो एरे आ गया ना।
तो 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स को या एरे ऑफ कैरेक्टर्स को, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहा जाता है, या ऐसा कह दो कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो जब एरे है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप समझ गए, जैसे इंटीजर्स का, फ्लोट्स का एरे आपने डिक्लेयर किया, वैसे ही एरे स्ट्रिंग वैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कहीं लिखना है, सिंगल कैरेक्टर को जब भी कहीं लिखना, तो आप सिंगल कोड के अंदर लिखते हो, है ना। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर H, लेकिन आपको हेलो लिखना है, तो हेलो लिखना है, तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, तो इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, इसको डबल कोड में लिखा जाएगा। ये एक जो आपके सामने लिखा हुआ है हेलो डबल कोड के अंदर, ये 5 कैरेक्टर्स का सेट है, तो हम इसको कहेंगे ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और सिंगल एक कैरेक्टर आपके सामने डबल कोड में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। और इसको क्या कहेंगे, ये CH क्या है, ये कैरेक्टर वेरिएबल है। अब कोई भी स्ट्रिंग कैसे ली जाती है, तो स्ट्रिंग वही बस CHAR मतलब कैरेक्टर टाइप का, और NAME नेम, और इसके साथ क्या लगा दिया, ब्रैकेट, तभी तो ये एरे बनेगा। और इसमें मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया 20 सेमीकोलन। तो व्हाट इज दिस, नेम क्या है, नेम इज अ स्ट्रिंग, नेम इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। इस नेम वेरिएबल में, इस नेम में हम 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अदरवाइज मैं अगर ऐसे लेता, मान लो मुझे किसी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम जैसे मान लो कंप्यूटर हो गया, तो किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा मैंने SUB, और मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब ऐसे अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, कैरेक्टर सब फॉर सब्जेक्ट, वेरिएबल का नाम है सब, और यहाँ पर ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो आप ही बताइए ना, ये जो यहाँ पर ये मैंने सब नाम का जो वेरिएबल लिया, ये तो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, 1 बाइट वाला एक सिंपल वेरिएबल है कैरेक्टर। इसमें आप एक ही कैरेक्टर को, एक ही अल्फ़ाबेट को एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या मैं सब के अंदर ऐसे कंप्यूटर को स्टोर कर सकता हूँ क्या, सब के अंदर कंप्यूटर को कैसे स्टोर कर सकता हूँ, ये तो गलत हो गया ना। इसके अंदर या तो C आएगा, या O आएगा, या M आएगा, ये कैसे हो सकता है, मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ये 1 बाइट वाला वेरिएबल है। तो इसीलिए स्ट्रिंग की नीड होती है, यही स्ट्रिंग की इम्पोर्टेंस है, कि जब आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, किसी नाम को आपको स्टोर करवाना हो, तो वहाँ पर कैरेक्टर्स का एरे लेना पड़ता है, स्ट्रिंग का एरे लेना पड़ता है, स्ट्रिंग लेना पड़ता है। और 2 बातें ध्यान रखिए, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, कैरेक्टर वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, और स्ट्रिंग को जब डिक्लेयर करना है, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स को, तो डाटा टाइप कैरेक्टर लिख लो, नाम कुछ भी रख लो, और ये ब्रैकेट एरे की पहचान होता ही है, और सेमीकोलन। और जब भी आपको सिंगल कैरेक्टर को कहीं लिखना है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को, तो आप इसे सिंगल कोड में लिखोगे, और जब आपको सेट ऑफ कैरेक्टर्स को लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखोगे। दूसरी एक और स्ट्रिंग की यहाँ पर खासियत, या उसकी एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जो स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर्स का एरे होता है, उसके लास्ट में स्वतः एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा स्टोर कर दिया जाता है। वो स्ट्रिंग का एंडिंग समझा जाएगा, माना जाता है, और नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नल कैरेक्टर कैसे होता है, नल कैरेक्टर को /0, और कैरेक्टर है इसलिए क्या लगाएंगे, सिंगल कोड। ये 2 कैरेक्टर नहीं है, आप स्लैश और 0 को डबल मत मानना, ये एक सिंगल कैरेक्टर है, ये नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे के एंड में बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के द्वारा स्टोर करवा दिया जाता है। दिस इज़ नल कैरेक्टर, इसकी आस्क की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और ये स्वतः आता है /0। ऐसे बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर्स आपने 11th क्लास में पढ़े थे, /t /n न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए था, तो वही है, ये /0 है ये। तो ये स्ट्रिंग पढ़ने के साथ ही, और आज हम पढ़ेंगे एक फंक्शंस। 11th क्लास में आपने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शन 2 टाइप के थे, एक तो थे स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसको आप स्टैंडर्ड बोलिए या इनबिल्ट बोलिए,
या लाइब्रेरी फंक्शन बोलिए, मतलब जो पहले से बने बनाए हैं, जो किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइन है, जिनका नाम पहले से फिक्स है, जिनका काम पहले से फिक्स है, जिनका सिंटैक्स वर्किंग स्टाइल पहले से फिक्स है, क्या रिटर्न करेंगे, क्या उनको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, ये सब पहले से जो फिक्स्ड होता है उनको कहा जाता है स्टैंडर्ड इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शन। बट दूसरी कैटेगरी है वो है यूज़र डिफाइन फंक्शन। आप खुद अपना फंक्शन बना सकते हैं, तो नाम भी खुद रखेंगे, काम क्या करेगा वो खुद रखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सिंटैक्स, मतलब वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसको देने पर वो वर्क कर पाएगा और क्या वापस रिटर्न करेगा, तो उसकी रिटर्न टाइप, उसकी प्रोटोटाइप, उसका सिंटैक्स, उसका नाम, उसका काम, ये सब आप डिसाइड करते हैं जब आप एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हैं। तो वो भी आपने वहाँ पर पढ़ा था। और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, जब भी एरे की बात होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट को कभी नहीं भूलना। ये ब्रैकेट सी और C++ लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए ही यूज होता है, ये वाला। ऐसे ही जब भी कहीं फंक्शन होगा, ये ब्रैकेट ऑलवेज फंक्शन में ये ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट का नाम ये ब्रैकेट जो है ये फंक्शन के साथ ही होता है। जैसे अपन मैन के बाद ये लगाते हैं, क्लियर स्क्रीन के बाद ये होता है, गेट ch के बाद होता है। तो जब भी एक फंक्शन होगा तो उसके नाम के साथ हमेशा ये अटैच होगा, कौन, ये वाला ब्रैकेट। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रैकेट। और ऐसे एक तीसरा जिसको हम करली ब्रेसेस बोलते हैं, ये वाला, तो ये वाला तो वैल्यूज़ को कंबाइंड करने के लिए दिया जाता है ना। जैसे 1D एरे को अपन जब इनिशियलाइज करते हैं तो 1D एरे के एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, उनको कंबाइंड करने के लिए। तो वैल्यूज़ को कंबाइंड करने के लिए या कोई ब्लॉक डिफाइन करने के लिए, मान लो आपने कोई इफ़ लगाया है, कोई लूप लगाया है, कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट है, तो इफ़ या लूप या इस प्रकार के स्टेटमेंट्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करना है। मान लो आपने कोई फोर लूप लगाया है, तो फोर लूप के साथ आपको 3-4 टास्क वो चाहिए, तो आपने ऐसे कंबाइंड कर दिया, इनको बाइंड अप करने के लिए ये क्या लगाया, ब्रेसेस लगाया। तो इन तीनों ब्रैकेट्स का आपको पता होना चाहिए। ये है आपका एरे के साथ यूज़ होने वाला, हमेशा एरे के साथ यूज़ होगा, ये पहचान है। ये फंक्शन के साथ यूज़ होता ही है, और ये ब्लॉक डिफाइन करने के लिए, स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक तो स्ट्रिंग्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। जो एक हेडर फाइल होती है string.h, तो उस string.h में पहले से बने बनाए कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग पर ऑपरेट किए जाने वाले फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो अब कुछ बेसिक जानकारी के बाद में देखिए, टॉपिक आज का है स्ट्रिंग। एक आयामी कैरेक्टर एरे, एक विमीय कैरेक्टर एरे या 1D कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कहा जाता है, जिसके अंत में नल कैरेक्टर, मतलब /0, सिंगल कोड में लिख दिया ना, कैरेक्टर है इसलिए नल कैरेक्टर /0 स्वतः होता है। उदाहरण देखिए, कैरेक्टर टाइप का CT नाम का वेरिएबल, लेकिन इसका अगर ब्रैकेट आ गया तब आप क्या कहोगे कि अच्छा ये 10 डाटा का सेट है जिसका नाम CT है, और ये डाटा कैरेक्टर टाइप का है, मतलब ये 10 कैरेक्टर्स का एरे है जिसका नाम CT है, मतलब इसी को स्ट्रिंग कहा जाता है, कैरेक्टर्स के एरे को। और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया मैंने, कैसे, इजिकल टू लगा दिया, और ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है एक साथ, तो मैंने ऊपर क्या लगाया, डबल कोड। स्ट्रिंग को डबल कोड में लिखा जाता, अभी पीछे मैंने बताया। तो ये जैसे मैंने इसके अंदर जयपुर स्टोर करवाया, तो ये CT जो है, ये एरे मैंने 10 बाइट का लिया है, 10 डाटा का लिया है। कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए 10 बाइट्स हो गया। तो ये कैसे स्टोर होगा, यहाँ पर JAIPUR, और इसके बाद लास्ट में देखो /0 नल कैरेक्टर, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा असाइन कर दिया जाएगा, और बाद में ये क्या पढ़ा है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज़ पढ़ी है। तो इस प्रकार से इंटरनली इसका बनता है। अब ये तो हुई इसकी बेसिक बात स्ट्रिंग की। अब आपको और एक चीज़ याद दिला देता हूँ, नहीं भी बता देता हूँ, सिंपल स्ट्रिंग प्रोग्राम 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, एक हेडर फाइल है जो ईच एंड एवरी C लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए कंपलसरी होती है। और वहाँ पर आपने कुछ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में भी पिछली क्लास में पढ़ा था। वहाँ पर मेनली 2 फंक्शन आप यूज़ करते थे, printf और scanf। printf कुछ भी प्रिंट करने के लिए, कुछ भी डिस्प्ले के लिए, आउटपुट के लिए यूज होता था, और scanf इनपुट लेने के लिए, वैल्यूज़ को गेट करने के लिए होता था। ये दोनों फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, कौन से, printf और scanf, जिसमें आप
डी इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, तो परसेंट एफ फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर परसेंट सी भी था, वो कैरेक्टर के लिए था। एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना या गेट करना प्रिंट एफ स्कैन एफ से करके आप परसेंट सी यूज़ करते थे, है ना। वैसा ही अभी यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए भी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसको परसेंट एस बोला जाता है। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, परसेंट एस, वो भी आपने वहाँ पढ़ा था, परसेंट एस। प्रिंट एफ से किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जा सकता है, परसेंट एस वहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। और स्कैन एफ से स्ट्रिंग को गेट करवाया जा सकता है, इनपुट लिया जा सकता है, तो वहाँ पर भी परसेंट एस होता है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर दो और फंक्शन अवेलेबल हैं हमारे सामने, वो हैं इसी stdio.h के, और वो हैं, एक तो है यहाँ पर गेट एस, एक है यहाँ पर पुट एस। एस फॉर स्ट्रिंग, ये एक साथ 4 कैरेक्टर्स हैं। गेट एस किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, पुट एस किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। और ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं है, ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो ये मोस्टली इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट के लिए। एक प्रोग्राम बनाया देखिए stdio.h वर्ड में, ये ब्रेसेस स्टार्ट मैन फंक्शन का, और ये मैंने लिया है कैरेक्टर स्टूडेंट 15, मतलब एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना है, तो मैंने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रिंग लिया है कैरेक्टर टाइप का 15 एलिमेंट्स के लिए। फिर मैसेज प्रिंट करवाते हैं ना भाई, एंटर योर नेम वाला, तो मैंने देखिए वो प्रिंट एफ से नहीं करवा कर कैसे करवाया, पुट एस एंटर स्टूडेंट नेम, ये डबल कोड में लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये पुट एस का ब्रैकेट ये शुरू और यहाँ एंड और लास्ट सेमीकोलन। जो अपन कैसे करवाते थे, प्रिंट एफ से करवाते थे, प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट नेम, तो वैसे ही पुट एस भी स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए तो ऐसे ही यूज होगा। अच्छा, गेट एस लगा दिया, गेट एस और सीधा ब्रैकेट में क्या लगाओगे, वही स्ट्रिंग का नाम। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परसेंट एस वगैरह गेट एस में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जो आपने ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। ठीक है, गेट एस में ये होता है, ये बेस्ट तरीका है गेट एस इनपुट लेने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को। लेकिन दूसरा तरीका भी है, वो है स्कैन एफ, फिर वही डबल कोड में परसेंट एस, जैसे आप डी या एफ लिखते हो फ्लोट और इंटीजर के लिए, तो यहाँ स्ट्रिंग इसलिए स्कैन एफ में परसेंट एस कॉमा, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं ना एड्रेस ऑफ लगाकर फिर आप उन वेरिएबल्स का नाम लिखते हो जिन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो और स्कैन एफ से ले रहे हो, और इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग का सीधा नाम लिखा जाता है, और वो भी बिना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग का नाम अपने आप ही उसके बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बात वही है, एक एड्रेस ही लिखा हुआ है, ठीक है, और पूरा का पूरा नाम एक साथ ही स्टोर करवाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग का नाम लिखा हुआ है, पूरी स्ट्रिंग आप एक साथ ही दोगे, तो यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज़ भी नहीं ली जाती है लूप लगाकर। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए गेटेस्ट जो बना हुआ है उसमें पूरी स्ट्रिंग एक साथ ही इनपुट होती है, और इसलिए यहाँ पर लूप भी नहीं लगाया जाता है। देखो पिछले कुछ जो प्रोग्राम हमने किए थे 1D 2D, वहाँ पर इंटीजर या फ्लोट्स का एरे था, तो वहाँ पर एक बात हमने फिक्स कर ली थी कि भाई जब भी एरे को इनपुट करना है एरे वैल्यूज़ को, तो वहाँ पर लूप लगाया जाता है ना। 2D एरे में 2 लूप लगते हैं, क्योंकि 2 इंडेक्सिंग होती है, 2 प्रकार के सबस्क्रिप्ट होते हैं। 1D एरे में 1 लूप लगता है, और लूप फॉर लूप लगाकर वो इस सबस्क्रिप्टिंग की काउंटिंग चलाई जाती है और एक एक वैल्यू इनपुट ली जाती है ना। बट ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पूरा का पूरा नाम एक साथ इनपुट होता है, गेट किया जाता है, यहाँ पर कोई लूप नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर ये गेट एस अवेलेबल है, और गेट एस में सीधा स्ट्रिंग का नाम लिख दो, या फिर स्कैन एफ में परसेंट एस और सीधा स्ट्रिंग का नाम लगा दो। न तो स्ट्रिंग के साथ कोई ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर कोई इंडेक्सिंग रखनी है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखता है, और न इसके आगे एड्रेस ऑफ लगाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गेट एस और इसमें स्कैन एफ में? तो गेट एस बेटर है, बिकॉज स्कैन एफ सिर्फ वन वर्ड को, जैसे आप लिखना चाहते हो कोई भी नाम में, जैसे आप प्रकाश चंद इनपुट करवाना चाहते हो, तो प्रकाश को ही लेगा, बीच में चंद और प्रकाश के बीच में स्पेस आ जाएगा ना, तो वो स्पेस आते ही वहाँ पर स्टॉप कर देगा, ओनली फर्स्ट वर्ड को ही स्टोर करता है। तो जैसे ही वाइट स्पेस आप इनपुट दे देते हैं, तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए स्कैन एफ जो है ओनली सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग, जब तक वाइट स्पेस नहीं देते तब तक इनपुट ले सकता है, जबकि गेट एस मल्टीपल वर्ड्स की स्ट्रिंग, ये पूरे सेंटेंस को भी स्टोर करवा सकता है। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, अब है बीच में या लगा रखा है, ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंस आपको पता है। अब प्रिंट एफ स्टूडेंट्स नेम %s स्टूडेंट ऐसे प्रिंट करवाया जा सकता है, या पुट एस से करवाया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बताया। अब आज अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है कुछ स्ट्रिंग डॉट एच के स्टैंडर्ड फंक्शंस, है ना। तो यहाँ पर एक strlen, ये 6 कैरेक्टर्स का नाम रखा हुआ है, ये कीवर्ड की तरह ही होते हैं, इनबिल्ट है ना। strlen स्मॉल लेटर में लिखा होता है, ये फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट होता है। तो इस strlen स्ट्रिंग की लंबाई बताता है, मतलब अक्षरों की संख्या बताता है, नल को काउंट नहीं करता है, नल से पहले तक के सारे कितने अक्षर हैं ये बताता है। सिंटैक्स क्या होता है, strlen और स्ट्रिंग का नाम, बस। और ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर में साइज रिटर्न करता है, इसलिए %d से इसको प्रिंट करवा दो या इंटीजर वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दो। दूसरा है strcpy, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी करता है, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी करता है ना। इसका सिंटैक्स होता है strcpy str1, str2, इसके ब्रैकेट में 2 स्ट्रिंग दी जाती है, तो इस 1 के अंदर ये 2 वाली कॉपी हो जाएगी, तो 1 वाली में 2 वाली कॉपी हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 कॉपी हो जाती है। तो स्ट्रिंग 1 पहले से अगर एम्प्टी है, अगर गार्बेज पड़ा है तो ठीक है, उसके अंदर कॉपी हो गई स्ट्रिंग 2। अगर पहले से कुछ है और नई वैल्यू डालते हो तो प्रीवियस स्ट्रिंग डेस्ट होकर उसके ऊपर कॉपी हो जाएगी, कुल मिला के कॉपी हो जाती है। तीसरा कैट फॉर कॉन्कैटिनेशन, ज्वाइनिंग के लिए, 2 स्ट्रिंग को मिलाना हो ना तो उसके लिए। तो एक स्ट्रिंग के अंत में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ता है, मतलब इसका सिंटैक्स ये कहता है कैट, इसके ब्रैकेट में 2 चीज़ें दी जाती है, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 जो है 1 के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगी, एक स्ट्रिंग के अंत में दूसरी स्ट्रिंग जुड़ जाती है। जैसे इसमें मान लो प्रकाश है और इसमें चंद लिखा हुआ है, तो और ये इस तरह से मैं फंक्शन लगा दूँ तो फिर str1 बन जाएगा प्रकाश चंद, जिसमें पहले से प्रकाश था, है ना, तो ज्वाइन हो जाती है। फिर है strcmp, यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग की तुलना की जाती है, 2 स्ट्रिंग की तुलना करता है, कंपेयर करता है। यदि दोनों स्ट्रिंग एक समान है, एक जैसी है, तो 0 रिटर्न होता है ना। अन्यथा 0 के अलावा इंटीजर रिटर्न करता है, मतलब माइनस या प्लस का कोई डिफरेंस रिटर्न होगा। तो 0 रिटर्न, आपको 0 को चेक करना है कि 0 आया मतलब स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स, अदरवाइज नॉट इक्वल्स। इसका सिंटैक्स क्या है, str1, str2, 2 स्ट्रिंग दी जाती है और इसका नाम है strcmp। ध्यान रखना एक और है strcmpi, है ना। ये क्या करता, strcmp जो है वो कैश सेंसिटिव, strcmpi जो है वो कैश सेंसिटिव नहीं होता है, जबकि cmp जो है कैश सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग मानेगा cmp। तो और cmpi स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को वो अलग नहीं मानेगा, एक जैसा ही मानेगा, उनमें डिफरेंस नहीं करेगा। तो cmpi जो है नॉट कैश सेंसिटिव होता है, कैपिटल ए हो स्मॉल ए हो उसको एक ही चीज़ मानता है cmpi, क्योंकि कैश सेंसिटिव नहीं होता है। जबकि cmp से कंपेयर करोगे तो वो अलग अलग मानेगा, 0 रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है strchr, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दी गई स्ट्रिंग में किसी दिए गए कैरेक्टर की पहली आवृत्ति, मतलब उसमें वो उस कैरेक्टर को खोजता है और उसकी पहली उपस्थिति का पॉइंटर रिटर्न करता है। ये ध्यान रखना, एक कैरेक्टर पॉइंटर को रिटर्न करता है, ये कैरेक्टर पॉइंटर को रिटर्न, एक एड्रेस रिटर्न करता है, और नल रिटर्न करेगा यदि वो कैरेक्टर वहाँ पर उसको नहीं मिला। इसका सिंटैक्स क्या है, strchr, एक स्ट्रिंग और वो कैरेक्टर जो आपको सर्च करना है ना। तो ये दिया गया कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में सर्च करता है, जैसे ही पहली बार वो मिल जाता है तो उस जगह का एड्रेस पॉइंटर के रूप में आपको रिटर्न करता है, और अगर ये कैरेक्टर इसमें नहीं मिलता तो नल रिटर्न करता है। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है str, एक स्ट्रिंग में किसी दी गई दूसरी सब स्ट्रिंग को सर्च करता है, और जैसे ही उसकी उपस्थिति मिल जाती है, पहली आवृत्ति उपस्थिति का पॉइंटर रिटर्न करता है, नहीं मिलने पर नल देता है। वो एक सिर्फ कैरेक्टर को सर्च करता है और ये दी गई स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग को सर्च करता है। जैसे सिंटैक्स देखिए, str नाम का फंक्शन है, str1 मैन स्ट्रिंग है, इसके अंदर str2 को सर्च करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं, या तो नल रिटर्न करते हैं जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग सर्च नहीं मिलती है तो, अदरवाइज़ वो पॉइंटर रिटर्न करते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है। ये cmp और cmpi एक इंटीजर को रिटर्न करते हैं, 0 आ गया मतलब स्ट्रिंग्स इक्वल्स हैं कंपैरिजन में, अदरवाइज नॉन जीरो कोई वैल्यू आएगी। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वली। एंड
कैट दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, पहली के एंड में दूसरी को ज्वाइन करता है, ब्रैकेट में दो ही चीज़ें दी जाती है। strcpy एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है। एंड strlen लेंथ रिटर्न करता है इंटीजर्स में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेंथ का मतलब ये हुआ। और ध्यान रखना लेंथ का मतलब वो लास्ट में जो नल कैरेक्टर होता है उसको नहीं गिनता, उससे पहले तक वाले कैरेक्टर को गिनता है। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने मान लो कैरेक्टर str1 जो है लिया, 12 कैरेक्टर्स का डिक्लेयर किया, हेलो डाला। str2 में वर्ल्ड डाला। str3 जो है उसमें अभी तक कुछ नहीं डाला, और एक इंटीजर लेन नाम का एक वेरिएबल लिया। अब strcpy लगाया 3, जिसमें अभी तक मैंने कुछ डाला नहीं था, str3 str1, तो str3 में कौन कॉपी हो गया, str1 कॉपी हो गया। पुट एस इसको प्रिंट करवाया जा रहा, तो क्या प्रिंट करेगा, str3 पुट एस str3, तो कौन प्रिंट हुआ, हेलो। दूसरा देखिएगा str कैट, कैट में मैंने क्या लिखा, str1 और str2, 1 में हेलो 2 में है वर्ल्ड, तो क्या होगा, str कैट क्या करता है, 1 के एंड में 2 जोड़ देता है, मतलब हेलो के एंड में वर्ल्ड को जोड़ दिया, तो str1 चेंज हो गया, चेंज होकर क्या हुआ, पुट एस, मैंने str1 को प्रिंट करवाया तो देखो हेलो वर्ल्ड आया, जबकि सिर्फ था क्या 1, हेलो था, वर्ल्ड वहाँ पर वो ऐड हो गया। अब फिर यहाँ पर मैंने लेन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर यूज़ किया लेन इक्वल्स टू strlen एंड str1, ये फंक्शन में लेंथ निकाल रहा हूँ strlen फंक्शन से, तो उसमें स्ट्रिंग 1 को दिया है। स्ट्रिंग 1 में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 1 अब शुरुआत में तो हेलो थी, लेकिन उसके बाद में आपने str कैट करके str2 को भी इसके साथ जोड़ दिया, तो हेलो वर्ल्ड है ना अभी जस्ट ऊपर, तो str1 की लेंथ निकलेगी, तो ये 10 कैरेक्टर्स आपको सामने दिख ही रहे हैं, है ना। तो ये len में 10 आ गया, और इसको प्रिंट कराएंगे परसेंटेज से लेन को, तो 10 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, strlen इंटीजर रिटर्न करता है, strcpy में ब्रैकेट में 2 स्ट्रिंग दी जाती है, तो दूसरी वाली पहली वाली में कॉपी होती है, चेंज फाइनली कौन सी होती है, पहले वाली होती है। str कैट ब्रैकेट में 2 स्ट्रिंग्स दी जाती है, तो दूसरी वाली पहली वाली के एंड में जाके ऐड हो जाती है, तो चेंज कौन सी होती है, पहली वाली स्ट्रिंग चेंज होती है, दूसरी वाली में कुछ चेंजेस नहीं आता है, जो है वो रहता ही है। strcmp और cmpi जीरो और नॉन जीरो रिटर्न करता है, जीरो मतलब बहुत स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एंड नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल। strchr और str ये 2 फंक्शंस जो हैं किसी दी गई स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को सर्च करके रिजल्ट के रूप में या तो नल देते हैं अगर सर्चिंग के बाद नहीं मिलता वो कैरेक्टर और वो स्ट्रिंग, और अदरवाइज़ वो देता है वहाँ पर उस ऑकरेंस का, उस पहली आवृत्ति का, उस पहली उपस्थिति का पॉइंटर। तो ये स्ट्रिंग से संबंधित कुछ बातें थी जो आपके इस चैप्टर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक।